हाय फेप्लर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांग जी अभी भी विंग को स्पिरिचुअल पावर सेंड कर रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि विंग जो कि अभी डीप स्लीप में था, लैन वांग जी धीरे धीरे गाना भी गाना स्टार्ट कर चुका था, जिसकी वजह से उसको उसके पेन में भी रिलीफ मिल रहा था। लेकिन जब लगभग 8 घंटे निकल चुके थे, विंग की सडनली आँख खुली तो उसने पाया कि लैन वांग जी अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है और यहाँ पे वो उसके हाथ से ना अभी भी वो ब्लू लाइट उसी की रिस्ट पे जा रही थी। मतलब अभी भी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर लैन वांग जी विंग को ही दे रहा था। विंग ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा वरीड हो चुका था। उसने अपने मतलब सोने के बाद जब वो जग चुका था अपनी पोजीशन में, यानी कि वो भी बैठ चुका था, उसके बाद लैन वांग जी से बोलता है कि तुम छोड़ सकते हो, मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इतनी ईजिली ये सारी चीज़ें हैंडल हो पाएंगी, और वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि हीट साइकिल को कैसे शांत किया जाता है। अगर हम वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुझे ये करने दो। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी से बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ये कब तक करते हो, लेकिन असली समस्या इस बात से है कि इससे तुम भी वीक पड़ जाओगे और तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमने एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है। वहाँ पे तुम्हें अपनी पावर की, अपनी आत्मिक शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम इसी तरीके से उसे खर्च करते रहोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग को रिप्लाई करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी सारी आत्मिक शक्ति भी तुम्हारे ऊपर खर्च हो जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास होते हुए तुम्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है, सुबह होने वाली है, मैं बैंकिंग से मेडिसिन ले सकता हूँ और उसके बाद मेरी मतलब जो पेन है, जो हॉटनेस है, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखता है, बट बहुत डीप गेज के साथ। उसकी आंखों में इस वक्त क्लियरली विजिबल था कि वो नहीं चाहता था कि विंग उन मेडिसिन्स को एक और बार ले। यहाँ पे लैन वांग जी थोड़ी देर के बाद अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलता है, मुझे वैनकिंग ने बताया था वो मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और मैं नहीं चाहता कि तुम एक और बार उन्हें लो। तो यहाँ पे लैन वांग जी को एक्सक्यूज़ देते हुए विंग बोलता है कि मैं कम से कम 15 सालों से उन्हें ले रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेडिसिन तुम्हारे लिए एकदम सही हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने आज तक उसका सहारा लिया है, लेकिन आगे भी उसी का सहारा लोगे। ये कहाँ की समझदारी है, तुम्हें एटलीस्ट अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए विंग। तुम शायद भूल रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर युवान की जिम्मेदारी है, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, तुम्हें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, स्पेशली तब जब मैं तुम्हारे आसपास हूँ। ऐसा कहते हुए लैन वांग जी ने विंग को इशारा किया कि वो सो जाए। तो यहाँ पे विंग बोलता है, हम दोनों एक साथ सो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ था। विंग ने लैन वांग जी को उसके साथ सोने के अलाउ किया था। तो यहाँ पे लैन वांग जी की जो थॉट्स थे ना, उनको ब्रेक करते हुए विंग बोलता है, सिर्फ कडल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लैन वांग जी मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। ऐसा कहते हुए विंग और लैन वांग जी दोनों ही एक दूसरे को कडल करके सो चुके थे। ये 3 से 5 दिन कब गुजरे उन दोनों को पता भी नहीं चला। इस पूरी हीट साइकिल के दौरान लैन वांग जी अपनी स्पिरिचुअल पावर से विंग के अंदर जो भी मतलब नेचुरल चीज़ें हो रही थी उनको कंट्रोल कर रहा था। आई मीन पेन को और उसकी बॉडी की हॉटनेस को, और टाइम मिलने पे उसके साथ कडल करके वो सो भी रहा था, जिसकी वजह से विंग को काफ़ी टाइम के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फाइनली उसका ये हीट साइकिल का जो टाइम था ना, वो निकल चुका था। यहाँ पे इन दिनों में उन लोगों ने काफ़ी मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और विंग को ऐसा लगने लगा था जैसे कि सच में उसने इतने टाइम से लैन वांग जी को सच में बहुत बड़ी सज़ा दे रखी है। मतलब 1 से 1.5 महीना उससे यहाँ पे होने वाला है, वो तब से लेके अभी तक लैन वांग जी को बस परेशान किए जा रहा है। एक बार उसकी बात तक नहीं सुनी उसने, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि 15 सालों में, आई मीन इन 16 सालों में, क्या वो ठीक ठाक था, क्या उसके साथ सिचुएशन सही चल रही थी। उसने तो ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि लैन वांग जी की एक्चुअल लाइफ स्टाइल क्या थी, वो कैसे था, कैसे रह रहा था,
कुछ भी नहीं जानता था वो, और ना ही उसने जानने की कोशिश की। फाइनली जब हीट साइकिल से विंग बाहर आ चुका था तो यहाँ पे अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करना ज़रूरी था। आई मीन ब्यूरियल माउंट से कब किसको कैसे निकलना है ये तय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे विंग अच्छे से जानता था अगर वो कोई संदेश भेजता है, कोई लेटर भेजेगा, तो जैसे पहले उसकी लेटर्स वहाँ तक मतलब उसके ओनर तक जिसको भिजवाया गया है उस तक नहीं पहुँची, तो वो अभी भी नहीं पहुँचा पाएगा। इसलिए जेन यांगली के पास उसे किसी और तरीके से अपने मैसेजेस भिजवाने होंगे। लेकिन हाँ, जेन यांगली के पास मैसेजेस भिजवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे लैन वांगजी ने इस बात की मतलब जिम्मेदारी ले ली थी कि वो अपने तरीके से इनको देखेगा, क्योंकि जैसे कि लेंस एक्ट का सबसे फेमस तरीका है बटरफ्लाई मैसेजेस। ऑफकोर्स सी बात है, ज़्यादातर ना सही, लेकिन हाँ कुछ खास लोगों को उसे पता होना चाहिए था। इसलिए जेन यांगली को भी ये सब कुछ पता था। इसलिए बटरफ्लाई मैसेजेस के थ्रू उसने जेन यांगली को यहाँ पे बता दिया था कि हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, आप आएँ और बाकी के सारे ब्यूरियल माउंट के लोगों को यहाँ से लेके जाएं और एक सेफ प्लेस पे रख दें। इस वक्त तक वैन निंग भी अपनी जगह पे वापस आ चुका था। विंग ने वैन निंग को जेन यांगली के पीछे भेजा था, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उसको सेफ तरीके से जिन सेक्ट यानी कि जिनलिन ताई पहुंचाने के बाद वो भी आ चुका था। लेकिन उसका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। विंग ने उसको काम दिया था कि भले ही जेन यांगली उन्हें सीक्रेट जगह पे पहुंचा दे, उन्हें सेफ रखे, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा जेन यांगली के आसपास ही रहना है, जिससे उसके आसपास आने वाली किसी भी समस्या को तुम सुधार सको और उस तक पहुंचने ही ना दो। इसलिए वैनिंग को तो पहले उसका काम मिल चुका था, बट हाँ जेन यांगली को इस बात का शक ना हो, इसलिए अभी के लिए वैनिंग भी उन सभी के साथ जाएगा, यही तय हुआ था। और ये सारी बातें सिर्फ विंग और वैनिंग के बीच में ही हुई थी। इसके अलावा कोई भी तीसरा इंसान इस बारे में नहीं जानता था, इवन लैन वांगजी तक नहीं जानता था। बटरफ्लाई मैसेज मिलने के बाद फाइनली जेन यांगली ने यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट किया था। उसने वेसांग को बोल दिया था कि इस वक्त वो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ उसने ऑलरेडी किंगे के नज़दीक ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि किंगे यहाँ पे जिन सेक्ट के आसपास नहीं आता है और वो पूरी तरीके से सेफ प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे वेसांग ने ऑलरेडी बहुत सारे बैरियर्स लगाए हैं जिसके चलते कोई वहाँ घुस नहीं सकता, और घुसने की कोशिश भी करे तो भी उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे वेसांग ऑलरेडी अपने सेक्ट को बचाने के लिए बैरियर्स का इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे किसी को ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि उसने उस जगह पे क्यों बैरियर्स लगाए हैं। मतलब कि ऑलरेडी ये तय हो चुका है कि जितने भी लोग माउंटेन पे रह रहे हैं, आई मीन ब्यूरियल माउंट पे रह रहे हैं, वो सभी लोग किंगे के नज़दीक ही जाके रहेंगे। इसका इंतज़ाम ऑलरेडी जेन यांगली ने यहाँ पे कर दिया था, और जेन यांगली ने वेसांग को सीक्रेटली वहाँ से भेज दिया था, क्योंकि नज़र उसके ऊपर रखी जा रही थी, वेसांग के ऊपर नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे का काम वेसांग करने वाला था। वेसांग बहुत जल्दी ही बिना किसी रोक टोक के ही वहाँ पे आई मीन ब्यूरियल माउंट पे पहुँच चुका था। वहाँ जाने के बाद वो लैन वांगजी और विंग दोनों से ही मिलता है, बट इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं था वार्तालाप करने का या भरत मिलाप करने का। तो वहाँ पे डायरेक्टली सारे के सारे लोगों को बोल दिया गया कि उन्हें जितना भी ज़रूरी सामान लेना है वो ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। इसी के साथ वेसांग के साथ वो सभी लोग आ चुके थे, और जैसे कि वेसांग ने ऑलरेडी सभी लोगों को देख लिया था, स्पेशली जैसे कि जेन यांगली ने उसको बोला था कि दोनों भाई बहन जो वेंस हैं, आई मीन वैनकिंग और वैनिंग, इन दोनों पे विशेष तौर पर ही निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये दोनों ही वहाँ से गायब नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी को भी बाहर के लोगों ने देख लिया तो दहशत और भी ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि बाकी वैंस को शायद बाकी लोग ना जाने, लेकिन इन दोनों को क्लियरली पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत बार दिखे जा चुके हैं, बहुत बार ये मीटिंग्स में आ चुके हैं। इवन लेंस एक्ट में ये लोग शिक्षा लेने भी आए थे, तो ऑफकोर्स सी बात है इन्हें पहचानना सबसे ज़्यादा ईजी है बाकी अदर वैंस को पहचानने के मुकाबले में। इसलिए इन दोनों पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखते हुए वेसांग ने सबसे पहले वैनकिंग और वैनिंग को ही देखा था, जो कि अपना अपना सामान लेके ऑलरेडी तैयार थे। यहाँ से सारे के सारे वैंस मेंबर्स जो थे वो तो जा चुके थे वेसांग के साथ, और अब बारी थी लैन वांगजी, विंग और युआन की। यहाँ पे विंग भी
ब्यूरल माउंट से बाहर निकल चुका था और चुपके से वो भी सेरी टाउन में जा चुका था। लेकिन हाँ, इस बार वो ऐसे ओपनली नहीं गया था। उसने अपने फेस पे मास्क पहना हुआ था और सभी को अपना नाम यहाँ पे मो शिन्यू बता रहा था। मो शिन्यू कौन था ये हर कोई जानता है, क्योंकि मो शिन्यू फेमस क्लैन लीडर जिनका एक नाजायज़ बेटा था। लेकिन हाँ, उसको थोड़ी बहुत इज्जत दे दी गई थी, लेकिन उसके हरकतों के कारण यहाँ पे उसकी वो इज्जत भी जा चुकी थी और उसको उसके सेक्ट से निकाल दिया गया था। और वो भी अपने फेस को छुपाने के लिए उसके फेस पे कुछ दिक्कत हो चुकी थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से अपने फेस को दिखाना सही नहीं समझता था, इसलिए और ज़्यादातर मास्क ही वेयर करता था। और इस बात का पता लगते ही विंग ने सबसे पहले उसके दिमाग में जो आया था वो यही कि क्यों ना वो मो शिन्यू के फेस पे ही सबके सामने जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जेन यंगली ने उसको ये भी बताया था कि मो शिन्यू मारा जा चुका है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। इसलिए इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए विंग ने उसका रूप धारण कर लिया। माउंटेन ब्यूरियल माउंट जो था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा था। मतलब बचा तो बहुत कुछ था, लेकिन लोगों के नाम पे वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने अपने तरीके से सुरक्षित स्थानों पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे विंग, लैन वांगजी और युवान भी इस वक्त सेरी टाउन के एक रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पे उन्होंने एक कमरा लिया हुआ था, जहाँ पे वो नाइट स्टे करने वाले थे। क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली लैन वांगजी का मन नहीं था कि विंग और युवान को इतनी जल्दी एक दूसरे से अलग कर दे, और वो खुद भी विंग से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन ये तो डेस्टिनी है, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर दोबारा साथ आना है तो एक बार अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ पे युवान को अपने पास बैठा के विंग उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन प्लीज़ मेरी इज्जत रख लेना। तुम लैंड साइड जाके कुछ भी बदमाशी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो डायरेक्ट तुम्हारे बाबा पे बात उठेगी। तो यहाँ पे युवान बोलता है ऑफ कोर्स वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके चलते उसके बाबा पे बात उठे, लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कोई मुझसे उल्टा सीधा बोले उसके बावजूद भी मैं चुप रहूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे विंग अपने सर को पकड़ते हुए ये सोचता है कि उसने इसे इतना मुफट क्यों बना दिया। थोड़ा बहुत तो उसको शांत रहना उसके पिता की तरह बना ही सकता था ना। लेकिन गलती विंग की भी नहीं थी, क्योंकि जब उसका पिता उसके साथ था ही नहीं तो उसके गुण कैसे ले लेता। अब गुण ये तो है नहीं कि भैया खून में ही मिले हों, तो ऑफकोर्स सी बात है। बचपन से लेकर अभी तक युवान ने अपने बाबा को ही देखा है, तो ज़्यादातर गुण उसी के आएंगे। इसलिए विंग इस वक्त सोच रहा था कि काश लैन वांगजी उस वक्त होता तो 2-4 गुण उसके भी आ चुके होते, स्पेशली चुप रहने का गुण। बट यहाँ पे किया कुछ नहीं जा सकता। युवान अब बड़ा हो चुका है और सही गलत का फ़र्क करना उसे भी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी भी गलत चीज़ों में चुप नहीं रहा। वो कभी भी लैन वांगजी की तरह चीज़ों को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा, या ये नहीं रहा कि ठीक है बोलने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सही के रास्ते पे चलूँगा। ऐसा कभी युवान ने नहीं किया। युवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, और आज भी शायद वो ऐसा कुछ कर सकता था। इस बात की डर विंग को बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। बट क्या किया जा सकता है जब ऑलरेडी वो ऐसा हो चुका है, तो एक दिन के सेशन से क्या ही बदल जाएगा। यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है बंद करो, मुझे नहीं लगता कि युवान ऐसा कुछ करेगा, और अगर ऐसा कुछ किया भी तो भी मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा, क्योंकि चुप रहने से कभी भी चीज़ें सुधरती नहीं हैं। इन 16 सालों में मैं भी चुप था, मैं भी एकदम चीज़ों को सहन कर रहा था, हर किसी की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं अब अच्छे से समझ चुका हूँ कि चुप रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर उसे लगेगा कि उसे जवाब देना है तो वो ज़रूर देगा, और मैं तुम्हें पूरी परमिशन देता हूँ, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। लेकिन अगर वो तुम्हारे बाबा को गलत बोले, तुम्हारे पिता को गलत बोले, या फिर तुम्हारे किए हुए कामों को गलत बोले, तो उन्हें जवाब ज़रूर देना। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, और तुम्हारे ब्याह पे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम लैन वांगजी की बेटी हो। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी उसके सर पे हाथ फेरता है। जुआन उसके टाइटली गले लगते हुए बोलता है, चाहे मेरे सामने महागुरु लैन ही क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पे लैन वांगजी हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हारे सामने महागुरु लैन ही आ जाए तो भी तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, तुम्हें कभी कोई नहीं रोकेगा। वैसे मैं इस बात से श्योर हूँ कि अगर एक बार उन्हें पता चला ना कि तुम मेरे बेटे हो, तो वो वैसे भी तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखेंगे। ऐसा कहते हुए वो युवान को अपने से दूर करता है थोड़ा सा, और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है, हमें कल सुबह निकलना है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ भी देखता है। विंग भी अपने आंखों को
हाँ में हिलाता है कि ठीक है अब हम भी सो सकते हैं। लेकिन विंग के दिमाग में टेंशन अभी भी थी, क्योंकि एक तो लैन वांगजी ने युआन को पूरी छूट दे दी थी कि वो जैसे करना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे युआन ने जो परमिशन दी थी ना कि महागुरु लैन के सामने भी वो ऐसा कर सकता है, और लैन वांगजी ने जो परमिशन उसे दी थी उसके चलते जहाँ पे विंग के परवरिश पे आत उठेगी ये तो पक्का था, क्योंकि इतने सालों से लैन वांगजी उसके साथ नहीं था और परवरिश की तो वो सिर्फ विंग ने। और विंग ने मतलब युआन जो भी करेगा वो डायरेक्टली डिफाइन करेगा कि विंग ने उसको कैसे पाला पोसा है। और यहाँ पे ऑलरेडी लैंस एक्ट उसके ऊपर भड़केगा, क्योंकि उसने इन 16 सालों से उसके हायर को लैंस एक्ट के हायर को उनसे छुपा के रखा है, और अगर लास्ट में दिया भी तो भी ऐसा बना के, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात विंग के ऊपर ही आएगी। लेकिन हाँ, लैन वांगजी इस वक्त उसके साथ था तो कहीं ना कहीं शांति उसे थी कि हाँ चीज़ें शायद सुधर जाएं, और वैसे भी उन्हें अब चीज़ें सुधारने के लिए ही यहाँ पे वापस आना पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।